नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर लखनऊ से ही, जहां पर धमकीबाज दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है। मोबाइल पर बिल्डर को धमकी दी थी इस दरोगा ने। मामले की जांच के दौरान ये धमकी की बात सामने आई है। आशियाना थाने का ये दरोगा बताया जा रहा है। नाम इसका सदरुद्दीन है और जिसे कि अब लाइन हाजिर कर दिया गया है। बिल्डर पर धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं। खाल खींचने, जेसीबी से घर गिराने की ये दरोगा धमकी दे रहा था और अब इसी को लेकर दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले की बात की जाए तो लखनऊ का पूरा मामला है। धमकीबाज दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है। मोबाइल पर बिल्डर को इसने धमकी दी थी। मामले की जांच के दौरान यह धमकी देने की बात सामने आई है। क्या कहा इस दरोगा ने, इस धमकी को आपको सुनवाते हैं। तुम्हारा मैं खाल खींच लूंगा इसी मुकदमे में, घबराना मत। अरे तो हमारा ये बताइए, सुनिए। सुन लो हाँ। इसी मुकदमे में तुमको तुम्हारी औकात में दिखा दिया तो कहना तुम किस वजह से भाई, आप वजह तो बताएंगे कुछ। तुम जो है झूठे मक्कार बेईमान, इसलिए नहीं तो ये जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं ना आप। तो तुम क्यों नहीं आया? आए तो हमारी उनके वकील से बात हो गई। हमने कहा आपकी पैसे ट्रांसफर करेंगे। तुमको मैं भी बेचा तुमको बुला रहा हूँ, तुम क्यों नहीं मदद कर रहे हो बेचना में? अरे भाई साहब, ये तो मुकदमे में देख अब 12 बढ़ा रहा हूँ telephone का। अब तुम आपको इसी में तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। तो गलत बात कर रहे हैं ना, या तो आप धमकी दे रहे हैं हमको, इसका मतलब। हाँ, धमकी दे रहा हूँ तुमको। रिकॉर्ड कर लो। 409 का तुम्हारा आगे आए कागज, तुम्हारा जो तरमीम करके तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। तुम्हारी आंख निकाल लूंगा बेईमान। ऐसी कैसे बात कर रहे हो यार आप तो। हाँ, तुम जितने बड़े हो ना, तुम जितने बड़े हो अपने आप को समझ रहे हो। तुम्हारी औकात दिखाऊंगा इसी मुकदमे में। तुम बताओ, तुम्हारे घर कुर्की लेके घर में गिरा दूंगा जेसीबी से। मत तुम घर वाले जेसीबी से गिरा देंगे? तुम देखना, तुमको मतलब कैसे बात कर, घर वाले जेसीबी से गिरा देंगे? तुम्हारी औकात दिखाऊंगा इसी मुकदमे में। अरे आप हमको धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब भाई साहब। तुमको मैं बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऋषभ, इस इंस्पेक्टर की बात हमने सुनी, कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन जो धमकी भरी बातें कि अपने वर्दी का बेजा इस्तेमाल करता ये पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा, और शायद यही वजह है कि तुरंत कार्रवाई हुई है इस पर। जी नीलू, देखिए पुलिस कमिश्नर ने इस ऑडियो का संज्ञान लिया है, लाइन हाजिर कर दिए गए हैं दरोगा जी। लेकिन पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होती है कानून का पालन करवाया जाए। कोई आरोपी है तो उसके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई की जाए। और अगर खुद पुलिसकर्मी इस तरह का व्यवहार करेंगे, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे कि खाल खिंचवा लूंगा जेसीबी से, घर गिरवा दूंगा, आंखें निकलवा लूंगा, इस तरह की भाषा को कतई अच्छा नहीं माना जा सकता। पुलिस को भी एक हाथों दायरे में रह के काम करना होता है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जिस बिल्डर के खिलाफ ये दरोगा जी जांच कर रहे थे, उनके खिलाफ धोखाधड़ी के कुछ मामले दर्ज हैं। और इस एक अन्य मामले में ही जांच के मुतल्लिक दरोगा जी ने फोन किया था इस बिल्डर को, लेकिन उनकी भाषा को कतई अच्छा नहीं माना जा सकता। लिहाजा पुलिस कमिश्नर ने दरोगा जी को फिलहाल लाइन हाजिर कर दिया। बिल्कुल, जांच अपनी जगह है, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ, और भाषा का खास तौर पर ख्याल रखना एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस वालों पर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर बीएचयू के छात्र ने पुलिस से अजान के शोर से मानसिक परेशानी होने की शिकायत की है। वाराणसी से अजान के शोर पर एतराज किया गया है। बीएचयू के छात्र ने पुलिस से शिकायत की है, अजान की आवाज से उसे परेशानी होती है। जिस बात की शिकायत अब पुलिस में की गई है, मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर की तस्वीर भी इस लड़के ने साझा की है। वाराणसी पुलिस ने भेलूपुर पुलिस को अब ये पूरी जांच सौंप दी है। तो वाराणसी से अब खबर है, एक लड़के को, एक छात्र को पुलिस से उसने शिकायत की है कि जो उसके आसपास मस्जिद है, वहां से जो अजान की आवाज आती है उससे उसे परेशानी होती है। और अब इसको लेकर शिकायत उसने दर्ज कराई है। बीएचयू के छात्र ने पुलिस से इस बात को कहा है कि अजान की आवाज से उसे परेशानी हो रही है। बातचीत करने के लिए रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कौन है ये छात्र और क्या कहा है उसने पुलिस को अपनी शिकायत में? के छात्र हैं, करुणेश पांडे इनका नाम है, और वाराणसी के भदेनी इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। पास में ही एक मस्जिद है जिसपे लगातार अजान होने के कारण इन्होंने अपने मौलिक अधिकार के अंतर्गत इन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि चूंकि सुबह शाम और दोपहर लगातार ये आवाज आती है और इससे मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, कृपया इसका आवाज या तो धीमा करवाएं या तो कोई इसका एक विकल्प निकालने की कोशिश करे। पुलिस ने इस बात का संज्ञान लिया और तुरंत भेलूपुर थाने को भी कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो इस घटना से एक बात तो ये साफ है कि मौलिक अधिकार
को लेकर के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद एक आवाज उठने लगी है कि हाँ, जो आवाज निकलते हैं धार्मिक स्थलों से वो काफी परेशानी का सबब बनते हैं। और पहले भी हाईकोर्ट और यूपी सरकार ने बोल चुके हैं कि इस तरीके की जो आवाज है वो बंद होनी चाहिए, लेकिन चूंकि आवाज बंद नहीं हुई थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद एक नया विकल्प लोगों के सामने आया तो लोग इस तरीके का गुहार लगाना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल। और रवि, ये भी है कि जिस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति ने ये सवाल उठाए थे, अब उसको लेकर लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद वो अपनी बातों को अगर रखेंगे तो पुलिस इसको संज्ञान में लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं हम मस्जिदों में ही लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान पर मचे कोहराम के बाद अब आईजी प्रयागराज केपी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पॉल्यूशन एक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउड स्पीकर बजाने या फिर अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। नहीं, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और विशेष करके पोल्यूशन एक्ट में जब रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट टाइम, उसको उन्होंने कहा है, जो एक्ट में लिखा हुआ है कि नाइट टाइम में किसी भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से या माइक से कोई आवाज़ ध्वनि नहीं होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में, क्लब में, किसी हॉल में, किसी कल्चरल प्रोग्राम में यदि होता है तो अनुमति लेकर के 10 से 12 के बीच में, विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेने के बाद ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन यह कार्य नहीं होना चाहिए। ये कानून पॉल्यूशन एक्ट के तहत के विरुद्ध है। तो इस बात को हमने अपने रेंज के सभी जनपदों में, प्रयागराज के डीएम को और एसएसपी को, प्रतापगढ़ के एसपी और डीएम को, कौशाक और यूपी सरकार के 4 साल पूरा होने पर सीएम योगी ने पत्र लिखकर प्रदेश की जनता को संदेश दिया है। इस पत्र में सीएम योगी ने बीजेपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र किया है। तो 4 साल पर सीएम योगी ने पत्र लिखा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता का भी इसमें जिक्र किया है। 4 साल कैसे बीते पता नहीं चला। सीएम योगी ने कहा कि नेक इरादों के लिए प्रयास लगातार सफल रहे हैं। आपदा से मजबूती से लड़े, कोरोना से लड़ाई में उत्तर प्रदेश एकजुट रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेशकों की पहली पसंद भी रही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा दूसरा स्थान रहा। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि पारदर्शिता उत्तर प्रदेश की नई पहचान है, जो कि हम लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सिद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। तो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ सम्मुख फैला। अगर इस तरह की बातें उन्होंने कही है और अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी उन्होंने लिखी है। आइए सुनाते हैं इस कविता को। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तो नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ सम्मुख फैला। अगर ध्येय पथ पर प्रगति, चितरंजन जैसी इति, अब सुस्मिता हर्षित कैसा श्रम, सलथ असफल सफल समान मनोरथ। तो लेटर में ये तमाम बातें लिखी गई हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम योगी आज सुबह 11 बजे लोक भवन में सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को लेकर, उसका लेखा जोखा लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सरकार की बड़ी योजनाओं के बारे में वो जानकारी देंगे। इसके बाद सीएम योगी अवध शिल्प ग्राम भी जाएंगे। तो 4 साल में योगी सरकार ने क्या किया, उनकी उपलब्धियां किस तरह से रही हैं, 11 बजे इस बात का इंतजार करना पड़ेगा कि सीएम इन उपलब्धियों पर क्या कुछ कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा सीएम योगी रखने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से रंजना और अनामिका दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। रंजना, पहले तो ये बताइए कि जो योगी का 4 साल था उसकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं और उन्हीं उपलब्धियों को लेकर 11 बजे सीएम योगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वो कौन कौन सी उपलब्धियां होंगी जो कि आज
सरकार और सीएम योगी जनता के सामने रखने वाले हैं? देखिए, योगी सरकार ने 3 सिद्धांत, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, 3 सिद्धांत पे काम किया है 4 साल। और इसी सिद्धांत को लेकर के योगी सरकार ने जो उपलब्धियां हैं योगी सरकार की, वो सीएम योगी खुद गिनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लाभार्थी हैं, कुछ महिलाएं हैं जो कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं, क्योंकि आज अपनी जब अवध शिल्पग्राम पहुंचेंगे सीएम तो कुछ लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे और कुछ यहां पे लोगों से मिलेंगे। उसमें बीजेपी के लोग भी, कार्यकर्ता भी होंगे, साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं वो भी होंगे, आम जन भी आ रहे हैं। तो इस तरह से सरकार के 4 साल के जो कार्यक्रम है उसकी पूरी तैयारी अवध शिल्पग्राम में की गई है। और रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पे जो है सरकार चल रही है और इसके तहत ही काम किया गया है, ये बताने की कोशिश रहेगी सीएम की। और जो बीजेपी के लोग होंगे उनके भी कुछ लोग भी हैं हमारे साथ जो यहाँ पे मौजूद हैं। आप कैसे देखती हैं मुख्यमंत्री के 4 साल के कार्यक्रम को? हेलो जी, मैं सेक्टर मार्शियाना से हूँ। मैं योगी जी को एक ईश्वर के अवतार के रूप में देख रही हूँ, जो कलयुग के रूप में एक ईश्वर का अवतार लेकर आए हैं, जिनकी सरकार में या जिनके सानिध्य में या जिनके संरक्षण में हम महिलाएं अपने आप को बहुत महफूज समझती हूँ। मैं अपनी महिलाओं के बारे में, आज योगी जी की सरकार में हम महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि जितना हम कभी भी नहीं रहे। ये 4 साल हम लोगों के लिए बेहद कीमती और बेहद ऐसे थे कि जिनमें हम लोगों ने बहुत कुछ पाया। मोदी जी की योजनाओं के तहत एक लड़की से लेकर एक वृद्धा तक के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई, उन सबसे हम लोगों को बेहद लाभ हुआ, बेहद लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए मैं योगी जी की सरकार से इस तरह से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, योगी सरकार के जो 4 साल की उपलब्धियां हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं कुछ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो जो मैंने बात कही, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म करना है, सुधार करना है, परफॉर्म करना है, अपनी चीजों को दिखाना है, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसी टैगलाइन के साथ 4 साल को लेकर आज सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अनामिका, इन 4 सालों को देखा जाए, चुनौतियां बहुत थी, प्रदेश बहुत बड़ा था, उस पर से कोविड काल आ गया और उसी में सीएम योगी ने वो बताया, वो किया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ 4 साल की बातें नहीं की, 4 साल के बाद आने वाले 5 सालों की भी बात उन्होंने कर दी है। और देखिए नीलू, 19 मार्च की ही वो तारीख थी, लेकिन साल था 2017 जब योगी आदित्यनाथ ने इतने बड़े प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में ली थी। और आज ही के दिन शपथ ग्रहण के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 5 साल का जो लेखा जोखा था, शायद उनके जहन में भी तब रहा होगा। लेकिन अब अगर चूंकि 4 साल पूरे हो गए, लेकिन ये 4 साल कोई बहुत स्लीपरी नहीं रहे। इस बीच बहुत बड़ी चुनौतियां भी आई हैं। कोरोना जैसी बड़ी आपदा इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राज्य पर आई। इसके अलावा बड़ी चुनौती ये भी थी कि निवेशक कैसे यूपी तक रुख करेंगे, क्योंकि ये माना जाता था कि जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं की कमी है, यूपी में निवेशक आना नहीं चाहते हैं। तो सरकार ने आने के साथ ही सबसे पहला जो उनका वादा था किसानों की कर्ज माफी का, अब वो किया गया। इसके बाद हमने देखा कि इन्वेस्टर समिट के जरिए देश विदेश के तमाम उद्योगपतियों को लखनऊ लाने का प्रयास किया गया, यूपी लाने का प्रयास किया गया। इस बीच बहुत सारे बड़े फैसले कम से कम कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए भी लिए गए। इसके बाद इस बीच बड़ी आपदा आई कोरोना मैनेजमेंट, जिसको लेकर के पूरे देश ने लोहा माना कि जिस तरीके से यूपी ने कोरोना मैनेजमेंट किया है, बड़ी जनसंख्या के बावजूद वो वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन आज की अगर बात करें हम, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से 4 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होने वाले हैं, उसकी शुरुआत वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं। इस वक्त मैं लोक भवन के उसी हॉल में मौजूद हूं जहां पे कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ठीक सामने देखिए आप, बड़ा सा मंच दिखाई दे रहा होगा आपको, जहां पर आपको लाइन से जो सीट्स लगी हुई हैं, जो चेयर्स लगी हुई हैं, वो उन्हीं महानुभावों के लिए है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, वित्त मंत्री प्रदेश के सुरेश खन्ना, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह, वो भी उनके साथ वहां पर मौजूद होंगे। और मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कामकाज का ब्यौरा देने के साथ साथ एक किताब भी जारी करेंगे। ये किताब ये बताने के लिए होगी कि 4 साल में सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई, किस तरीके से काम किया गया, क्या बिल्कुल योगी सरकार ने जो कामकाज किया इन 4 सालों में, अनामिका, वो सब आज बताने वाली है, जिसका इंतजार हमें भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़। और वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने कैरेबियाई देशों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनका शुक्रिया जताया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि वो जमैका को कोरोना वैक्सीन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार और भारत की जनता को धन्यवाद देते हैं। दरअसल भारत वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत कई देशों को वैक्सीन भेज रहा है, जिसमें भूटान, मालदीव, मॉरिशस, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं।
गेल से पहले वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स ने भी कैरिबियाई देशों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया जताया था। Honorable Prime Minister Mr. Modi, people of India, the government of India, I want to thank you all for your donation of vaccine to Jamaica. We appreciate it. Thank you so much. India, I will be seeing you soon. All right. Thanks again. Love and appreciate it. Thank you.